हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा, आज हम लोग एनसीईआरटी की अपनी जो मंथन सीरीज थी उसी में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा बेसिकली हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे ऑर्गन सिस्टम बनता है, कौन से ऑर्गन का क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस बार इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या दिया है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक बेटा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। फिर पढ़ा बेटा हमने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा बेटा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब आपको पता हो गया है, पता चल गया है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल में वो कैसे होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है बेटा? सेल होती है। सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उसी से क्या बनता है? हमारी बॉडी आगे बनती है। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी है। टोटल एनसीईआरटी में बेटा पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो आप, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? ब्रीदिंग क्या होता है? अच्छा, ब्रीदिंग बता दो, और रेस्पिरेशन क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, सांस लिया अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, आउट करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और सांस को बाहर निकालना, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इज द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। बट जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है और हमारी सेल इनडायरेक्टली चीजों का ब्रेकडाउन कराती है, जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस होते हैं, कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी में ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन बोल दिया गया, ऐसा वैसा कुछ। ठीक है, चलो आपने पढ़ा है, एज यू रीड अर्लियर, आपने पहले पढ़ा है ऑक्सीजन जो होती है यूटिलाइज की जाती है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। आपको पता है ऑक्सीजन का यूज ऑर्गेनिज्म करता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का यूज करेगा ही करेगा। विदाउट ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब मोस्टली जो किसी भी सेल को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले, वो बात अलग की है। ठीक है, जैसे प्लांट ऑक्सीजन निकाल छोड़ता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बट उसको भी ऑक्सीजन चाहिए यार। ठीक है, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब यहाँ पे क्या है, आपने अर्लियर पढ़ा है कि ऑक्सीजन का यूज करके ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करता है बेटा। इनडायरेक्टली का मतलब है कि यहाँ पे कैसा ब्रेकडाउन हो रहा है? इनडायरेक्टली हो रहा है। और यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हो रहा है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज हो गया। और इसको ब्रेकडाउन करके क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। एनर्जी को हम लोग क्या किस में यूज करते हैं? अपने जो वर्क को परफॉर्म कराते हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, आप स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो आपको एनर्जी चाहिए ना। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, और जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का यूज होता है, हमारे टिश्यू सेल ऑक्सीजन का यूज करती है, तो कुछ प्रोडक्ट भी बनाएगी। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी गैस बनती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए कैसी है? हार्मफुल है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कब निकलती है? ये निकलती है बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम। मैंने आपको बताया था, जब स्टार्टिंग ही पढ़ाया था, मैंने बोला था मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी में, एनर्जी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। अब मेटाबॉलिज्म होती है, दो टाइप की होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है, एक कैटाबॉलिज्म होती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज का फॉर्मेशन होना, वो क्या होता है बेटा? एनाबॉलिक होता है। सिंथेटिक चीजें सिंथेसिस हो रही तो एनाबॉलिज्म, और बड़ी बड़ी चीजों को तोड़ा जा रहा है तो क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। मैंने ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एनाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन की, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा है बेटा, C6H12O6, वो बड़ा मॉलिक्यूल है। उसको तोड़ तोड़ के बेटा एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन बनना है। ये क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या हुई? कैटाबॉलिज्म हुई। कैटा का मतलब होता है जैसे किसी चीज को काटना, है ना, काटना मतलब कैटाबॉलिज्म, मतलब तोड़ना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, evident that O2 has been continuously provide टू द सेल, और ऑक्सीजन जो होती है लगातार सेल को प्रोवाइड की जाती है, तभी सेल परफॉर्म कर पाएगी अपने फंक्शन को। CO2 जो सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसको रिलीज किया जाता है बाहर। अगर हमारी बॉडी में CO2 का एक्युमुलेशन होता चला जाएगा तो क्या होगा? हमारी ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा। ब्लड का पीएच चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है बेटा? उसकी उसकी क्या हो जाएगी? जो पीएच का नेचर है,
वो गड़बड़ हो जाएगा, ब्लड हमारा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाएगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा बेसिकली, और क्या है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रीदिंग में दो प्रोसेस हो जाएंगे, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लाना, इनहेलेशन हुआ, एटमॉस्फेयर से एयर को हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ला रहे हैं, और एक्सहेलेशन लंग्स की एयर को हम लोग बाहर कर रहे हैं। कौन सी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये दो प्रोसेस हुए, इसको बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल दिया गया कि कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन का यूज करके इनडायरेक्टली जब ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उससे एनर्जी बनेगी। ये कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है बेटा, सेल में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन बोलेंगे, इस बात को आप याद रखना। जैसे ही आप अपने चेस्ट पे हाथ रखते हो बेटा, आप अपने सीने पे हाथ रखते हो, जब आप सांस लेते हो तो आपका चेस्ट क्या होता है, फूलता और ऐसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, जब एयर बाहर जाती है तो क्या होता है, रिलैक्स होता है। किसी चीज, जैसे आप सांस लोगे, आप फील करो बेटा, इनहेलेशन करोगे, आपका चेस्ट की कैविटी बढ़ रही है ना, एक्सपेंड कर रही है, रिब्स आपकी बाहर जा रही है, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ खिसक रही है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस होते हैं हमारे ब्रीदिंग में। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब सेल यूज करेगी तो उसको हम लोग ऑक्सीजन का, तो इसको हम लोग रिस्पायरेशन बोल देंगे। ठीक है, चेस्ट आपका बेटा मूव फील होगा, अप एंड डाउन होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू ब्रीदिंग। ये जब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तभी ये फील होता है। ठीक है, आप कैसे ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, हमारी बॉडी का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है बेटा, लंग्स है। लंग्स में पाई जाती हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई ही बेटा गैसियस एक्सचेंज कराती हैं। ठीक है, आपने ग्रेप्स का गुच्छा देखा है, बंच ऑफ द ग्रेप्स, वहां पे छोटे छोटे गुच्छों में क्या होता है, एल्वोलाई लगी हुई होती है। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, डिस्क्राइब फॉलो द सेक्शन, आपको आगे चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, चलो अब रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे कि कौन कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करेंगे, ये वेरी करता है बेटा, वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में वेरी कर देता है। क्यों वेरी करता है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है। डिपेंडिंग मेनली किस पे डिपेंड करता है, उसका हैबिटाट क्या है बेटा। हैबिटाट का मतलब होता है रहने की जगह, वो कहाँ पे रह रहा है, उसका हैबिटाट क्या है। ठीक है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पॉलीफेरा की बात कर रहे थे, वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें सेल का ही सेल ही थी, टिश्यू वगैरह नहीं पाए जा रहे थे। फिर पॉलीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा टिनोफोर्स में क्या था बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तो इस पे डिपेंड करता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, जैसे हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, जैसे स्पंज, स्पंज क्या है बेटा, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, वर्टिब्रेट का फाइलम क्या था, वर्टिब्रेटा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे परम के बारे में, बताया था परम, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, वर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, और सिलेंट्रेट्स हो गए बेटा, ये भी इनवर्टिब्रेट्स है। फ्लैटवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटेलमिन्थेज का मेंबर है। इसमें एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है, ऑक्सीजन और CO2 का होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इंटायर बॉडी सरफेस बेटा, इसकी पूरी बॉडी होती है, इसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस मूव करेंगी। ये लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है, बट सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो किसमें होता है बेटा, गैसेस में होता है। ठीक है, अगर हम लोग अर्थवर्म की बात करेंगे, अर्थवर्म बेटा फाइलम किसका था, एनालिट्स का था मेंबर, और इसमें क्या था, मॉइस्ट क्यूटिकल थी। मॉइस्ट क्यूटिकल थी मतलब स्किन के ऊपर पाई जाने वाली जो लेयर थी, जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मिस पाई जा रही, इसकी बॉडी में क्यूटिकल पाई जा रही थी, वो कैसी थी बेटा, मॉइस्ट थी। मॉइस्ट थी, ये पानी को, बॉडी के अंदर जो पानी था उसको इवेपोरेट होने से रोकती थी। ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल एक तरह की लेयर थी। ठीक है, एंड इंसेक्ट्स, इनमें क्या होता है, देखो अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल हो गया। अगर हम लोग इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स पाया जा रहा है, जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब बोल रहे थे। मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया था, उस कॉकरोच में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रैक्यूल्स के द्वारा सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आप बेटर लिंक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, फिर एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी आती है, बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर, स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, गिल्स बोल रहे हैं। स्पेशलाइज्ड वास्कुलर स्ट्रक्चर की बात करेगा तो क्या है, वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर की बात करेगा तो क्या है,
गिल्स है, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं? मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, जो पानी में पाए जाते हैं। बेटा गिल्स का यूज कहाँ पे होता है? पानी पे होता है। जैसे फिशेस की बात करें वहां पे भी गिल्स होते हैं। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड जो पानी में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं और मॉलस्क हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये होता है, ठीक है, हाँ, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। एंड जो मॉलस्क होते हैं, और जबकि वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करेगा, वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करेगा, तो ये बेटा क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। लंग्स जो होते हैं किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, ठीक है। देखो पॉरीफेरेंस में, पॉरीफेरेंस में मतलब स्पंज में, सिलेंट्रेट्स में, फ्लैटवर्म में, इनमें एक ऐसा एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इंसेक्ट्स में हमारे यहाँ पे क्या था? ट्रैकिया का ट्यूब सिस्टम पाया जा रहा था, ट्रैकियल सिस्टम पाया जा रहा था। स्पेशलाइज वास्कुलराइज स्ट्रक्चर जो थे बेटा, जिसको गिल्स बोल रहे थे, ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मॉलस्क के द्वारा यूज किए जाते हैं। जबकि वास्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करेगा तो लंग्स, लंग्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी में एक ऐसा सेक्शन किसके द्वारा होता है? गिल्स, लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, स्पेशलाइज वस्कुलराइज स्ट्रक्चर की बात करेगा तो गिल्स होगा, वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर की बात करेगा तो लंग्स होगा, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, जैसे फिशेस हो गई, इसमें गिल्स का यूज होता है। जबकि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये जो रिस्पायरेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं बेटा? लंग्स के द्वारा करते हैं। इस बात को भी याद रखना आप। एम्फीबिया जो होता है, लाइक फ्रॉग की बात कर रहे हैं, फ्रॉग क्या है हमारा? एम्फीबिया है। किसमें पाया जा रहा है? क्लास एम्फीबिया में पाया जा रहा था। ये रिस्पायरेशन करता है थ्रू किसके करता है? मॉइस्ट स्किन के द्वारा करता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें बेटा? लंग्स के द्वारा भी रिस्पायरेशन होता है, बक्कोफेरेंजियल के द्वारा भी रिस्पायरेशन होता है। फ्रॉग में 3 टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं। एक स्किन के द्वारा जो कंटिन्यूअस चलता रहता है उसको हम लोग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। एक होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो लंग्स के द्वारा होता है। एक होता है बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन जो बक्कल कैविटी, मतलब बक्कल कैविटी में होता है, बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो तीनों होते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है फ्रॉग में, बट जो हमेशा चलता रहता है बेटा वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है। तो कंफ्यूज मत होना, फ्रॉग हाइबरनेशन पे जाए चाहे एस्टिवेशन पे जाए तो वहां पे कंटिन्यूअस जो रिस्पायरेशन चलेगा वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होगा। जो सबसे ज्यादा परसेंटेज के मामले में होता है वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है, सबसे कम बेटा बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। चलो मैमल्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे हमारी बॉडी में बेटा लंग्स पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देखेंगे हमारी बॉडी में क्या होते हैं? एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं। नॉस्ट्रिल मतलब नाक की ओपनिंग, ये अपर लिप्स के पास बेटा 2 जो छेद पाए जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं, जो कि हमारे अपर लिप के ऊपर ओपन होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपन कहाँ पे होते हैं? सॉरी बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो ओपन होते हैं वो नेजल चैम्बर में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद क्या होगा? नेजल चैम्बर होगा, ठीक है। और नेजल चैम्बर में क्या होगा? डायरेक्टली नेजल चैम्बर में नहीं जाएगा, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नजल का पैसेज होगा, फिर क्या होगा? नेजल चैम्बर होगा। जो नेजल चैम्बर होता है ये कहाँ पे ओपन होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स में ओपन होता है ये पोर्शन। हाँ, फेरिंग्स के बारे में बोलते हैं कि जो फेरिंग्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं, एक पैसेज होता है, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड के लिए और एयर के लिए। बोथ फूड एंड एयर के लिए जो कॉमन पैसेज है उसका नाम बेटा हमने क्या बोला? फेरिंग्स बोला। फेरिंग्स अलग है और लैरिंग्स अलग है। लैरिंग्स को अपन साउंड बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जबकि फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स जो होती है कहाँ पे ओपन होती है? फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स, ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स होती है वो ट्रैकिया पे क्या होगी? ओपन होती है। लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को याद रखना। लैरिंग्स क्या है बेटा? कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जो कि हेल्प कराता है इन साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कराता है लैरिंग्स। हमारी बॉडी में बेटा लैरिंग्स पाया जा रहा है, और जो चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया की जो आवाज आती है, बर्ड्स की जो आवाज आती है वो साइरिंग्स की वजह से होती है। यहाँ पे क्या है? लैरिंग्स, वहां पे साइरिंग्स है ना। एल की जगह बेटा एस लगा देते हैं, है ना, साइरिंग्स बनाते हैं उसको, साइरिंग्स। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वॉइस को बनाता है, इसीलिए हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। जब बेटा हम लोग खाना को स्लो करते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना को स्लो करते हैं, खाना को निगलते हैं, तो क्या होता है? ग्लोटिस। देखो यार, हमारे एयर के लिए अलग पैसेज है, पहले हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल चैम्बर, फिर क्या हुआ? फेरिंग्स।
फेरिंग्स कॉमन पैसेज फूड एंड एयर के लिए होता है। फेरिंग्स के बाद चीजें क्या होती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ये जो आपको आगे दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के पीछे जो दिखेगा वो क्या होता है, एसोफेगस होता है। ट्रैकिया जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जबकि एसोफेगस जो पार्ट है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जो हमारी एयर आएगी वो यहाँ पे आएगी, ट्रैकिया पे जाएगी, और जो हमारा खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी ट्रैकिया के पीछे जो होता है पोस्टीरियर साइड में पाया जाता है, एसोफेगस, उसमें जाता है। ठीक है, जिसको हम एसोफेगस को बेटा हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, और ट्रैकिया को अपन क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग सोलो करते हैं तो एक कवर पाया जाता है थिन इलास्टिक कार्टिलेज का, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट कराता है बेटा फूड की एंट्री को इनटू लैरिंग्स। अब आप खुद सोचो यार, अगर हमारी बॉडी में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई हम पार्टिकल डाल दें, खाना खा रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा पार्टिकल चला गया फूड का, तो हमारी ट्रैकिया जो है बेटा वो चोक हो जाएगी, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, एक तरह से रुकावट आ जाएगी, एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्रॉपर, और एयर का एक्सचेंज नहीं होगा तो बेटा हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए जो ट्रैकिया होती है उसको कवर करने वाला यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग सोलिंग द ग्लोटिस कैन कवर बाय द एक इलास्टिक कार्टिलेज, एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स में, लैरिंग्स वाला जो पार्ट है बेटा बेसिकली कहाँ पे है, वो हमारा इसमें रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो उसको कवर करती है। ठीक है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, इस बात को याद रखना। ये एक्सटेंड होती है मिड थोरेसिक कैविटी, ये जो आपको दिख रही है ये ट्रैकिया है, हमारी थोरैक्स की कैविटी इसको बोलते हैं, मिड थोरेसिक कैविटी में पाई जा रही है। ठीक है, जो कि डिवाइड होती है एट लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये क्या होती है, डिवाइड होती है, इस बात को भी याद रखना। थोरेसिक वर्टिब्रा मैंने आपको बताया, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कॉकैक्स वर्टिब्राई के बारे में बताया जाएगा आपको। जो थोरेसिक होती है, जो थोरैक्स रीजन पे पाई जा रही है वर्टिब्राई, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्राई पे क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई में। ईच ब्रोंकाई जो होती है बेटा, फिर उसमें छोटे छोटे डिवीजन होते हैं और सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई का जब डिवीजन होगा तो टर्सरी ब्रोंकाई बनेगा। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई बनेगा, और फिर क्या होंगे, ब्रोंक्यूल्स होंगे। ब्रोंक्यूल्स इंड होते हैं आगे चल के, देखो ब्रोंक्यूल्स जो इंड हो गए आगे चल के किस में होंगे, ब्रोंक्यूल्स इंड होते हैं आगे चल के एक थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनमें क्या होता है, एक इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सपोर्ट होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। उस कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो सी शेप की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज नंबर ऑफ द वेरी थिन इनरेगुलर वॉल। इनरेगुलर वॉल बेटा कहाँ पे देखने को मिला था, मैंने आपको बताया था इनरेगुलर वॉल कहाँ पे था, स्क्वैमस एपिथेलियम में था। कहाँ पे था, स्क्वैमस एपिथेलियम में था। स्क्वैमस एपिथेलियम की जो वॉल थी वो कैसी थी, थिन थी, इनरेगुलर थी, वेवी अपीयरेंस था। मैंने बताया था आपको कि जहां पे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन होगा वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाएगी। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, तो बेटा यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ये क्या होता है, यहाँ पे वेरी थिन इनरेगुलर वॉल्स जो होते हैं। ठीक है, वेस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्बोलाई बोल रहे हैं। वंच ऑफ ग्रेप्स की बात करेंगे, एल्बोलाई। ठीक है, अब इतना समझ आया होगा। अब आपको मैं एक चीज ये बताता हूँ कि जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, जैसे देखो यार ये ट्रैकिया आप फील करोगे तो आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, इसमें सी शेप ऐसे, मतलब इनकम्प्लीट। आगे से तो बेटा कंप्लीट है बट पीछे से क्या इनकम्प्लीट है। पीछे से इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके पीछे हमारा क्या पाया जा रहा है बेटा, फूड पाइप पाया जा रहा है। ठीक है, ये ताकि यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंडेशन हो सके, मतलब थोड़ा फैल सके। ठीक है, इसलिए अगर पीछे से कंप्लीट हो जाएगा तो कोई चीज बेटा फैलेगी तो फैल नहीं पाएगी, अगर इनकम्प्लीट है तो थोड़ा बहुत क्या होगा, पीछे को अपना एक्सपेंड हो सकती है। ठीक है, जैसे ट्रैकिया फूड पाइप में खाना जाता है, खाना जाएगा तो बेटा वो जब हम लोग निकलते हैं तो वो थोड़ा एक्सपेंड होता है, इस वजह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जा रही है जो कि सी शेप होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, द ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई
ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई, इन सब से बेटा क्या बनता है, हमारा लंग्स बनता है। लंग्स के अंदर किसकी किसकी ब्रांचिंग ऑफ द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और हमारे एल्वोलाई, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। हमारी बॉडी में बेटा 2 लंग्स होते हैं, मतलब एक पेयर लंग्स होते हैं, और लंग्स की कवरिंग जो होती है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लूरा बोल रहे हैं। एक क्या होती है, और प्लूरा भी 2 होते हैं, एक होता है पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा होता है, एक होता है विसरल, एक होता है विसरल। ये जो होता है आउटर होता है, आउटर लेयर है, ये क्या है, विसरल वाली बेटा इनर लेयर होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना विसरल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, इसी तरह बेटा विसरल प्लूरा जो हमारे लंग्स की सरफेस से जुड़ी हुई है, अंदर साइड पाई जा रही है, इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं। और जो बाहर साइड पाई जा रही है, जो थोरेसिक चैम्बर से जुड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस पाया जाता है बेटा, वहां पे फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो क्या करता है, लंग्स की सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस कराता है। ठीक है, चलो, और उसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है प्लूरल फ्लूइड का, उसके बारे में लिख लो। प्लूरल जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड उसका जो अमाउंट होता है वो 15 से 50 ml होता है, 50 ml होता है नॉर्मल। ठीक है, ये जो मैंने बताया नॉर्मल है बेटा। जब कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो इस फ्लूइड का अमाउंट जो होता है बेटा वो बढ़ जाता है। वो 15 से 50 नहीं रहता है, 15 से 50 ml ना हो के बेटा वो 150-200 ml हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, वो अलग केस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है इन दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है, जो कि लंग्स की सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है बेटा घर्षण। क्या होता है, घर्षण। 2 चीज आपस में रगड़ रही हैं, अगर बेटा सपोज हमारे लंग्स और रिब्स के आपस में रगड़ेंगे तो हमारे लंग्स रैप्चर हो जाएंगे। लंग्स हमारी बॉडी की बेटा वाइटल ऑर्गन होती है, अगर हमारा वाइटल ऑर्गन खराब हो गया तो बेटा हम क्या जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सपोज किसी ने हमको यहाँ पे ऐसे मारा, ठीक है, तो ये हमारा जर्क हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, उसके लिए हमारे रिब्स तो पाए ही जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा इसके बीच में फ्लूइड भरा है, वो फ्लूइड भी हमारे लंग्स की सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ से क्वेश्चन बना देंगे बेटा, रिड्यूस की जगह क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। लंग्स की सरफेस में प्लूरा फ्लूइड जो होता है हमारे जर्क को रिड्यूस करता है। ठीक है, लंग्स सरफेस में आउटर प्लूरा, आउटर लेयर जो होती है जिसको हमने क्या बोला, पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा बोला था। और ये क्या होती है, एक क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक चैम्बर। जो पैराइटल होती है वो बाहर की तरफ लंग्स मतलब थोरेसिक चैम्बर के कांटेक्ट में रहेगी, विसरल वाली हमारे लंग की सरफेस से जुड़ी रहेगी। ठीक है, जबकि जो इनर प्लूरा होती है जिसको हम लोग विसरल प्लूरा बोलते हैं, ये कांटेक्ट होती है विद द लंग सरफेस। और पैराइटल वाली कहाँ पे थी बेटा, थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, क्योंकि बाहर थी वो। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कंडक्टिंग पार्ट कहाँ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का काम है एयर को बेटा कंडक्ट कराना, बॉडी के अंदर ले जाना, और उसमें जो फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट के पार्टिकल है, उनको बाहर करना। एयर अगर ड्राई है तो उसको बॉडी की टेम्परेचर के हिसाब से ले जाना, एयर को मॉइस्ट करना। ठीक है, चलो, जबकि जो एल्वोलाई होती हैं, एल्वोलाई और उनकी डक्ट, एल्वोलाई और उनकी डक्ट मिला के क्या बनाती है बेटा, रिस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं इस हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का। रिस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट जो होता है, इसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, जबकि कंडक्टिंग पार्ट में बेटा कोई डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन जो हो रहा है वो हमारे रिस्पिरेटरी पार्ट में हो रहा है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वोलाई में। ठीक है, एल्वोलाई में, और क्या करता है, क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा। फॉरेन पार्टिकल का मतलब होता है बेटा हमारी बॉडी से मतलब बॉडी के बाहर का। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है कोई चीज, वो हमारी है खुद की, अगर हमारी डस्ट आ रही है हमारी बॉडी में तो ये भी फॉरेन पार्टिकल हो गया। कोई पैथोजन आ रहा है हमारी बॉडी में, वो भी हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट जो होता है एटमॉस्फेयर एयर को हमारे एल्वोलाई में लाने का काम कराता है, उसको क्लियर कराता है, उसको साफ करता है, उस एयर को साफ करता है, हमारे फॉरेन पार्टिकल उसमें ना आए। ठीक है,
और ह्यूमिडिफाई करता है, उसमें नमी ऐड करता है। अगर एयर बाहर की ड्राई है तो क्या करता है, इसको ह्यूमिडिफाई करता है। तभी बोलते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है बेसिकली हमारा नोज वाला है, वो क्या करेगा, एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करेगा, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करेगा, क्योंकि नोज के अंदर बेटा हेयर पाए जा रहे हैं, माउथ के अंदर हेयर नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिलेटेड इपिथेलियम पाया जाता है, सीलिया पाया जा रहा है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प कराएंगे। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो डस्ट आपके अंदर चली जाएगी, फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर चला जाएगा और वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली इंटर हो जाएगा और हमको बीमारी कॉज करा देगा, ठीक है। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। अगर बेटा बाहर ज्यादा गर्मी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है। हम लोग होम्योथर्मस होते हैं, बताया था मैंने उस दिन। ये क्या है, कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर बाहर बेटा ज्यादा गर्मी है, बाहर की एयर ड्राई है, तो उस ड्राई एयर को क्या करना होगा, इस टेम्परेचर तक लाना होगा, मतलब ठंडा करना होगा और उसमें ह्यूमिडिफाई करना होगा। सपोज बाहर का टेम्परेचर बेटा 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इतना टेम्परेचर, जैसे ही इतनी गर्म एयर हमारे लंग्स की एल्वोलाई पे जाएगी बेटा, क्या होगी, हमारी लंग्स की एल्वोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। अगर लंग्स की एल्वोलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो बेटा हमारे गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएंगे और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी लीड टू द अवर डेथ, ठीक है, हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी डेथ हो सकती है। चलो, अब ये क्या हुआ, एक्सचेंज पार्ट साइड ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ठीक है, जो O2 और CO2 का एक्सचेंज कराता है, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, वो एक्सचेंज पार्ट कराता है यार, रेस्पिरेटरी पार्ट उसी को अपन बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट का काम अलग है सॉरी, कंडक्टिंग पार्ट का बेटा काम अलग है, जो कि हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से हमारा कहाँ तक आ रहा है, ये इनिशियल नॉस्ट्रिल तक आ रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आ रहा है, ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। अब ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक बताया गया है कि ये पूरा एक डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको बताया था, एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज का बना हुआ, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये क्या था, लैरिंग्स था, लैरिंग्स के बाद देखो बेटा क्या आ रहा है, ट्रैकिया आ रहा है, क्योंकि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ये क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, ठीक है, ये जो डिवाइड हुई ये ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, ये डिवाइड होगी, ठीक है, ये डिवाइड होगी, ठीक है। चलो, ये ब्रोंकस हो गए, ठीक है, एक तरफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। ये क्या है, एक तरफ की बात कर रहा है, दोनों की बात करेंगे, ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है, और अगर ब्रोंकाई की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ड है। ये जो ट्रैकिया हुई फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो गई, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई, अगर प्लूरल की बात करेगा तो, है ना, दोनों की बात करेगा तो ब्रोंकाई, अगर एक की बात करेगा तो ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये प्राइमरी हुई, फिर सेकेंडरी हुई, फिर इसमें और ब्रांचिंग होगी, टर्सरी हो जाएगा। ये क्या हुई, प्लूरल मेम्ब्रेन हुई, प्लूरल मेम्ब्रेन हुई। मैंने दो मेम्ब्रेन बताई थी, एक ये अंदर वाली को बेटा हमने बोला था विसरल प्लूरा, और जो बाहर है, बाहर की लेयर है, उसको हम लोग बोला पैराइटल प्लूरा। इसके बीच में क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जो कि लंग्स की सरफेस में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा था। ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, एल्वोलाई होते हैं, और ये प्लूरल फ्लूइड भरा है इसकी सरफेस के बीच में, और ये क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आगे चल के क्या है, ब्रोंक्यूल्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे लंग्स है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स है। हमारा जो बेटा राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है, राइट लंग्स कैसा होता है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोब पाए जा रहे हैं, 3 लोब मतलब छोटे छोटे टुकड़े, उसको लोब बोल रहे हैं। जबकि लेफ्ट लंग्स जो होता है वो छोटा होता है, छोटा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, हमारा कार्डियक प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी तो जगह चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए बेटा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्डियक नॉच बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक नॉच। नॉच का मतलब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बना है इसको अपन कार्डियक नॉच बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो क्या है, हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम का पाया जाना बेटा मैमेलियन कैरेक्टर होता है, बॉडी में हेयर पाया जाना मैमेलियन कैरेक्टर होता है, ठीक है। कार्पस कैलोसम जो कि ब्रेन का पार्ट है,
वो जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, एक ट्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी क्या है, मैमेलियन का करेक्टर है। तो हम लोग बेटा मैमल्स हैं, हमारी बॉडी में डायफ्राम पाया जा रहा है। अभी डायफ्राम ऐसा है, जैसे ही हम लोग गैसेस एक्सचेंज करेंगे, जैसे हमारी बॉडी में एयर आएगी तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अभी ऐसे से ये ऐसा हो गया तो इतना अपन को जगह मिल जाएगी, इतनी जगह मिल जाएगी ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो फूल सकें, हमारी रिब्स हैं वो बाहर की तरफ जा सकें और हमारी बॉडी में आसानी से ऑक्सीजन आ जाएगी, जिसकी वजह से बोलते हैं कि हमारी बॉडी में इनहेलेशन हो गया। अभी क्या है, ये ऐसा है, सपोज ये इतना बड़ा चैम्बर मैंने बना दिया, ये क्या है, इतना बड़ा मैंने चैम्बर बनाया, ये अभी मैंने इतना बड़ा चैम्बर बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये चैम्बर है, इसमें लंग्स कम फूल पा रहे हैं, ठीक है, इसमें लंग्स कम फूल पा रहे हैं। इसी चैम्बर को अगर मैंने क्या किया, इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, तो लंग्स ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। इसका मतलब है जहां पे ये आपने पढ़ा है ना बेटा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा मतलब उसका मतलब है कि वॉल्यूम कम होगा। कम वॉल्यूम में क्या होगा, जहाँ पे वॉल्यूम कम है, एरिया कम है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। इतनी जगह पे ज्यादा प्रेशर लगेगा और इतनी जगह पे बेटा प्रेशर कम होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे अपन अप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, कट ऑफ रिब्स की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे रिब्स दिखाई गई है, ठीक है। ये हमारा पूरा होता है सिस्टम, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सेक्शनल व्यू है, लेफ्ट और लेफ्ट लंग्स के बारे में दिखाया गया आपको। सॉरी बेटा, तबीयत सही नहीं है थोड़ा, ठीक है, चलो। हाँ, लंग्स जो होते हैं कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक चैम्बर पे सिचुएटेड होते हैं। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, थोरेसिक चैम्बर। ये हमारा क्या है, थोरैक्स है, ये हमारा क्या है, एब्डोमेन है। उसके नीचे का रीजन जो होता है बेटा वो पेल्विक रीजन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट, एनाटॉमिकली का मतलब है इसमें ऐसा सेटअप बनाया गया है कि ये एयर टाइट है, ठीक है। एयर की लीकेज नहीं होती यार, जैसे बॉटल का ढक्कन अपन टाइट कर देते हैं, मैंने आपको टाइट जंक्शन बताया था, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो थोरेसिक चैम्बर होता है ये एयर टाइट चैम्बर होता है। अगर लीकेज हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से हमारा सफिशियंट तरीके से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे सिस्टम हमारे हैम्पर हो जाएंगे। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ओवरऑल हमारी बॉडी के फंक्शन डिक्लाइन कर देंगे अपनी एक्टिविटी को और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये एयर टाइट का चैम्बर होता है, जबकि थोरेसिक चैम्बर होता है। बनता कैसे बेटा, इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कैसे बनता है थोरेसिक चैम्बर। जो डॉर्सल साइड मैंने बताया था आपको, ये मैंने बताया था कैसी होती साइड, वेंट्रल होती है। ये वाली साइड कैसी है, लेटरल है। ये वाली क्या है, डार्सल है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड हमारा जो है इंटीरियर रीजन पे पाया जा रहा है और हमारे जो लेग है नीचे है ना, उसको हम लोग पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं। जैसे माउथ हमारा इंटीरियर रीजन पे, एनस हमारा कहाँ पे, पोस्टीरियर रीजन पे। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब ये थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है, डॉर्सल साइड में तो बेटा वर्टिब्रल कॉलम आ गई, इसी वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बोलते हैं बैकबोन, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पाइन, इस बात को याद रखना। जबकि वेंट्रल साइड में क्या पाया जा रहा है, स्टर्नम पाया जा रहा है। ये जो फ्लैट बोन आपको दिख रही है, ये फ्लैट बोन को स्टर्नम बोल रहे हैं और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बैकबोन बोल रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं। जबकि लेटरल साइड में मैंने अभी आपको बताया, लेटरल वाली ये साइड होती है, अगल बगल क्या पाई जा रही है, रिब्स पाई जा रही हैं। जबकि लोअर साइड में क्या पाया जा रहा है, डोम शेप एक डायफ्राम पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, डोम शेप डायफ्राम पाया जा रहा है। ये जो बेटा है डोम, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर है। ये लोअर साइड में पाया जा रहा है। लेटरल साइड में क्या पाई जा रही है, रिब्स पाई जा रही है। ये क्या हुई, रिब्स हुई। चलो, जबकि ये एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरैक्स इन सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity will be reflected in lungs। लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ये वाली लाइन बेटा आधे लोगों को समझ नहीं आती, किसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनाटॉमिकल जो सेटअप होता है लंग्स का थोरैक्स में, वो ऐसा किया गया है कि अगर थोरेसिक का वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम रिफ्लेक्ट होगा, तो बेटा हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा क्यों है, अभी आपको मैंने बताया, ये हमारे लंग्स हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जा रहे हैं। नीचे डायफ्राम पाया जा रहा है, डोम शेप का डायफ्राम है। अगर सपोज
जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मैंने आपको बताया है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना प्रेशर कम होगा। अभी हमारा जो चैम्बर है ये एयर टाइट है, ठीक है। लंग्स की सरफेस में बेटा प्लूरा पाया जा रहा है, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा जो था वो हमारी जो थोरेसिक चैम्बर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही बेटा हम लोग सांस लेंगे, इनहेलेशन करेंगे, आप फील करना इस बात को, हमने सांस लिया तो आपको लग रहा है कि आपके चेस्ट जो है बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब फूल ला एक्सपेंड कर रहा है, रिब्स बाहर की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा? थोरेसिक चैम्बर जो है उसमें पैराइटल प्लूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी लाइनिंग से। जैसे ही बेटा थोरेसिक चैम्बर एक्सपेंड करेगा तो पैराइटल प्लूरा क्या करेगा, मतलब थोरेसिक चैम्बर क्या करेगा, पैराइटल प्लूरा को खींचेगा, क्योंकि उसी की सरफेस से जुड़ा है। पैराइटल प्लूरा के बाद क्या है, विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो है लंग्स की सरफेस से जुड़ा है, तो पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा को खींचेगा, तो क्या होगा, अब विसरल प्लूरा लंग्स की सरफेस से जुड़ी है तो लंग्स भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो जैसे ही थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायरेक्टली वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम पे, ठीक है। पल्मोनरी की कैपेसिटी, मतलब पल्मोनरी के अंदर जो कैविटी है उसमें भी रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। लंग्स की सरफेस भी एक्सपेंड करेगी। जैसे हमने इनहेलेशन किया तो हमारा थोरेसिक चैम्बर तो बड़ा हुआ, हमारे लंग्स भी फूले। क्यों फूले? इसी वजह से, क्योंकि पैराइटल प्लूरा थोरेसिक चैम्बर से जुड़ा है। पैराइटल प्लूरा ने विसरल प्लूरा को खींचा, विसरल प्लूरा ने बेटा लंग्स की सरफेस को खींचा, जिसकी वजह से लंग्स एक्सपेंड कर पाए। अब हमने सांस बाहर कर दी, हमने इनहेलेशन कर दिया, तो हमारे जो चीजें नॉर्मल थी वो आ जाएंगी नॉर्मल पोजीशन पे। डायफ्राम अभी बेटा जब हम सांस ले रहे थे तो हमारा डायफ्राम ऐसे डोम शेप से क्या हो रहा था बेटा, फ्लैट हो रहा था, ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ जाए तो बेटा प्रेशर कम हो जाए। अब हमारी लंग्स के अंदर जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, मतलब लंग्स के अंदर बेटा प्रेशर कम होगा, तभी एटमॉस्फेयर से चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन आ पाएगी। अब हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे। एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं, इनहेलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन को हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी से CO2 को बाहर जाना है, तो ये जो बाहर की तरफ गए थे तो ये क्या होंगे, नॉर्मल आएंगे, रिब्स नॉर्मल आएंगे, डायफ्राम फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, ताकि ताकि क्या हो बेटा, वॉल्यूम कम हो जाए। वॉल्यूम कम हो जाए तो प्रेशर बढ़ जाए, तो हमारे एक्सपायरेशन के टाइम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ताकि एटमॉस्फेयर में CO2 चली जाए। हमारे लंग्स के अंदर CO2 जो होती है वो ज्यादा होती है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेटअप होता है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या होता है, ब्रीदिंग होता है या पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, विच एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है हमारे अंदर आती है, इन होती है, और CO2 रिच जो एल्वुलर एयर होती है वो रिलीज आउट होती है, ठीक है। मतलब पहला स्टेप क्या है बेटा, ब्रीदिंग होगा। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आएगा, इसको लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इनहेलेशन आएगा, इनहेलेशन होगा और एक्सहेलेशन होगा, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। अब दूसरा क्या होगा, अब हमारी बॉडी के अंदर एयर तो आ गई यार, तो उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाएगा। CO2 और O2 का डिफ्यूजन हो जाएगा अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, एल्वुलाई के मेम्ब्रेन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। जहाँ पे डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कराना हो वहाँ पे ऐसा एपिथेलियम काम करता है। इसकी जो सेल होगी वो फ्लैट होंगी, इरेगुलर वॉल होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो गया, जो गैसेस एक्सचेंज होके एयर आई है उसको ब्लड के थ्रू क्या किया जाएगा बेटा, भेजा जाएगा बॉडी के टिश्यू में, है ना। एल्वुलाई ये है हमारी, ये बंच लाइक एल्वुलाई है, यहाँ पे बेटा ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो सिंपल डिफ्यूजन से आपको एयर हमारे ब्लड में देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2, फिर क्या होगा बिटवीन ब्लड और टिश्यू। अभी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसमें हुआ बेटा, थर्ड नंबर पे ब्लड में हुआ, ठीक है, डिफ्यूजन हुआ। अब जो डिफ्यूजन हुई कोई होकर एयर O2 CO2 ये कहाँ पे होगा, टिश्यू और ब्लड के बीच में होगा। ब्लड में ऑक्सीजन कमी होगी, जब हम लोग इंस्पायरेशन करेंगे तो आसानी से ब्लड से टिश्यू में चली जाएगी। टिश्यू में कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, तो वो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चली जाएगी और फिर वो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। फिफ्थ क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल, सेल के द्वारा यूटिलाइजेशन होता है O2 का। और कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा O2 का यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिलीज होती है बेटा CO2, CO2 रिलीज हो रही है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन बोल रहे हैं। आपको चैप्टर 14 में पढ़ाया जाएगा। जब हमारी सेलुलर रिस्पायरेशन करें इसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में क्या होते हैं, दो स्टेजेस होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इंस्पायरेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। इंस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं, और एक्सपायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन में ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है ड्रॉ इन होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर आती है, जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, एल्वुलर एयर जो होती है वो बॉडी से बाहर जाती है, क्योंकि कैटाबोलिक रिएक्शन की वजह से CO2 हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है। टिश्यू में इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है 45 होता है, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40 होता है, जबकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है 0.03 होता है, तो बहुत बेटा कम है, तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से निकल जाएगी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर into and out of lungs carried out by the creating a प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, तभी गैसेज का एक लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, तभी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो पाती हैं। विदाउट ग्रेडियंट गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। कहीं पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो कहीं पे कम होगा। अगर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हमारे लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, तो आसानी से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो गया और एटमॉस्फेयर में कम है, तो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। आपने पढ़ रखा होगा सारी की सारी चीजें। जो इंस्पायरेशन होता है, अकर इंस्पायरेशन कब होगा, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर क्या होगा, एक निगेटिव प्रेशर होगा, लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। निगेटिव का मतलब बेटा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। कितना होता है अभी आपको मैं टेबल में बताऊंगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह क्या होता है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया। लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर से हायर होता है। जैसे डायफ्राम होता है, एक स्पेशलाइज सेट होता है मसल्स का, है ना, डायफ्राम, और यहाँ पे क्या है, डायफ्राम हो गया, और स्पेशलाइज सेल होते हैं, मतलब सेट होता है किसका, मसल्स का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉस्टल मसल्स बोलते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्टल मसल्स बोलते हैं। कॉस्टल वर्ड जो होता है बेटा रिब्स से रिलेटेड होता है। ये हमारी रिब्स होती है, बाई से पहले की रिब्स होती है, ऐसी रिब्स होती है। ठीक है, ऐसी रिब्स होती है, तो अंदर साइड जो होगा उसको हम लोग इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बोलेंगे, बाहर की साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बोलेंगे। ये जो होती है ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा। हमारी बॉडी में एक क्या करती हैं, ग्रेडियंट को जनरेट करती हैं। जैसे इंस्पायरेशन जो होता है इज इनिशिएटेड बाई कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अभी तो डोम शेप था ऐसा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, वो नीचे चला जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, विच इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम जो है वो किस तरफ से कैसे करता है थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज, तो वो करता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि इंटीरियर क्या होता है बेटा, ऊपर की साइड होता है, पोस्टीरियर नीचे की साइड होता है। अब डायफ्राम हमारा ऐसे पाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो साइड होगी ऊपर की साइड होगी। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कैसे होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप से नॉर्मल चला जाएगा। ठीक है, अगर वो करना होगा, उसको वॉल्यूम कम करना होगा तो फिर से डोम शेप आ जाएगा। तो ये क्या होता है, डायफ्राम जो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है वो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे करता है। ये वाले इस लाइन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, ये हमारे जो रिब्स के बाहर साइड में पाए जाने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, लिफ्ट अप हो जाती हैं, उठ जाती हैं, और रिब्स एंड द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। डायफ्राम हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे करता है, जबकि स्टर्नम जो होता है वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे करता है।
डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस मैंने आपको बताया था, ये क्या है, डॉर्सल है और ये क्या है, वेंट्रल है। अब हमारा स्टर्नम पाया जा रहा है, इधर पाया जा रहा है। जब हम लोग इंस्पायरेशन करेंगे तो स्टर्नम क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। स्टर्नम कैसा होगा, आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है, जिसकी वजह से सिमिलरली इंक्रीज होता है पल्मोनरी वॉल्यूम। इंक्रीज हो गया अगर पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे ज्यादा जगह होगी वहां पे प्रेशर कम लगेगा, जहाँ पे कम जगह होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब प्रेशर क्या हो गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हो गया वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से, विच फोर्स एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। हमारे लंग्स में आसानी से एयर आ जाएगी, मतलब इंस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बताई गई थी, ये इंस्पायरेशन का बताया गया है। इंस्पायरेशन में मैं फिर से बता रहा हूँ, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाना है अपन को, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना है, तो रिब्स का हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडेशन कराएंगे, स्टर्नम आगे की तरफ जाएगा, डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो एटमॉस्फेयर से आसानी से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है, इस बात को आप याद रखना। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्सेशन होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होंगी बेटा क्या होंगी, वो क्या होंगी, रिटर्न करेंगी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब इंटरकोस्टल मसल बोल दिया गया तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात कर रहा है, इंटरनल की बात नहीं कर रहा है। इंटरनल की बात करेगा कब करेगा मैं बताऊंगा आपको। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है बेटा फोर्सफुली एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट करती है, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो यहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, यहाँ पे जो बात कर रहा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती है वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे यहाँ पे क्या करेगी, वो रिटर्न हो जाएगी अपने ओरिजिनल पोजीशन में, डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में और स्टर्नम भी अपने नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक चैम्बर का बेटा वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी का जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा आसानी से। दिस लीड टू इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बेटा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर से ये प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। यहाँ पे जिसकी वजह से क्या, प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ये जो प्रेशर बना इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स से जो एयर है वो बाहर चली जाएगी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंस्पायरेशन बोल रहे हैं। इंस्पायरेशन को हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात कर रहा है ये, अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन की बात करेगा तो वो क्या होगा, वो वहां पे हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट करती हैं। नॉर्मल में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे अंदर एबिलिटी होती है बेटा इंक्रीज करने की स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का हमारे अंदर एबिलिटी होती है, हमारे अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है। ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की मसल्स के अंदर एडिशनल मतलब एब्डोमिनल मसल और हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो हमारे एक्सपायरेशन में, फोर्सफुली एक्सपायरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हम लोग नॉर्मल सांस निकाल रहे हैं, अब हमने क्या किया, अपने एब्डोमेन को प्रेस किया, ठीक है, एब्डोमेन को प्रेस किया और हमारी यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो हमारे लंग्स के अंदर एयर भरी हुई है वो फोर्सफुली बाहर जा रही है, ठीक है। और अभी हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे हैं, मैं अभी कोई अपनी चेस्ट की कैविटी का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारी बॉडी में ब्रीदिंग चल रही है ना। अब क्या हुआ, जैसे हमने सांस लिया, अभी देखना ये क्या हुआ बेटा, फोर्सफुली हुआ। अब मैंने प्रेशर ग्रेडियंट लगाया, ज्यादा अपने बॉडी में क्या किया, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, गैसेस को लाने की कोशिश करी, ये क्या हुई, फोर्सफुली हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। चलो ऑन एवरेज बात करें, हेल्दी ह्यूमन जो होता है कितना टाइम ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है, एक मिनट में 12 से 16 टाइम ब्रीदिंग होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस बात को याद रखना। वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, एक बेटा स्पायरोमीटर होता है। स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर को ही हम लोग रेस्पायरोमीटर बोलते हैं, रेस्पायरोमीटर बोलते हैं।
स्पायरोमीटर को ही हम लोग रेस्पायरोमीटर बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग को, है ना, ब्रीदिंग मूवमेंट को एस्टिमेट किया जाता है। बेसिकली क्लिनिकल, अगर आपको डॉक्टर बेटा चेक करते हैं कि लंग्स हमारे किसी पेशेंट के सही है या खराब है, किसी ने सिगरेट पी पी के अपना लंग्स खराब तो नहीं करे, ठीक है, उसको जानने के लिए हमारी जो लंग्स की कैपेसिटीज होती है कि लंग्स के अंदर कितना एयर का वॉल्यूम एकोमोडेट हो सकता है, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए क्या होता है, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और इस स्पायरोमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरोमीटर बोलते हैं। कहीं पे अगर स्पायरोमीटर दिया है तो कंफ्यूज नहीं होने का, आप समझ जाना कि ये लंग्स की कैपेसिटी को मेजर कर रहा है बेटा, ठीक है। अब यही जो होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रखता है पल्मोनरी फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो बताया गया बेटा, ये वाला जो है, ये वाला किसके बारे में बताया गया, इंस्पायरेशन के बारे में डायग्राम बताया गया है। इसी को हम इनहेलेशन लिख लेंगे, इनहेलेशन, इसी को हम लोग इंस्पायरेशन लिख लेंगे, इंस्पायरेशन लिख लेंगे, ठीक है। ये जो है ये एक्सहेलेशन है, ये जो है एक्सहेलेशन का डायग्राम है, इसी को हम लोग एक्सपायरेशन लिखते हैं, इसी को हम लोग एक्सपायरेशन लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे डायफ्राम कांटेक्ट कर रहा है, मतलब ये कांटेक्ट करेगा तो और नीचे आ जाएगा, मतलब ऐसा फ्लैट हो जाएगा। अभी तक कैसा था, अभी तक ये कैसा था, ऐसा था डोम शेप, ठीक है। चलो, जो एयर जैसे हमारी लंग्स में इंटर करेगी, एयर यहाँ पे आएगी, एयर इंटर हुई लंग्स की कैविटी के अंदर, एयर आई तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो जाएंगी, राइज हो जाएंगी, मतलब बेटा बाहर की तरफ ये जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, रिब्स केज होता है। चलो, अब एयर एक्सपेल्ड हो जाएगी फ्रॉम लंग्स से, जैसे ही लंग्स से एयर को निकालना है, प्रेशर को बढ़ाना है बेटा, तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, तो रिब्स अंदर की तरफ आ जाएंगी। डायफ्राम, डायफ्राम बेटा नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, कैसा था, डोम शेप था, तो डोम शेप हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो गया था, ये देखो एरो नीचे की तरफ बताया गया है, तो डायफ्राम क्या हो रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, मतलब फ्लैट हो रहा है, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। थोरेस जो वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर का वो हो गया डिक्रीज। डायफ्राम आर्च हो गया है अपवर्ड की तरफ, आर्च का मतलब होता है ऐसे मुड़ना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बताया गया और कैपेसिटी के बारे में बताया गया। रिस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी यहाँ से बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बेटा हर साल यहाँ से आता है, ये मैचिंग करा लेगा, है ना, मैचिंग में दे देगा कि कौन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कौन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, तो ये होता है। अब आगे देखो, यहाँ पे पहला क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को समझना है, टाइडल वॉल्यूम, तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। टाइडल वॉल्यूम का मतलब मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में एयर जा रही है, ठीक है, हम इंस्पायरेशन करें चाहे एक्सपायरेशन करें, किसी एक को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इंस्पायरेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो इंस्पायरेशन में एयर जा रही है वो 500 ml है, ठीक है। एक्सपायरेशन से क्या है, बॉडी के बाहर जो एयर जा रही है वो 500 ml है। दोनों को एक साथ ऐड नहीं करना कि 500 ml एक्सपायरेशन से 500 ml एक्सपायरेशन से, है ना, 500 ml इंस्पायरेशन 500 ml एक्सपायरेशन, तो दोनों 1000 ml हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, नॉर्मल रिस्पायरेशन के टाइम जो एयर को आप इंस्पायरेशन कर रहे हैं या एक्सपायर्ड कर रहे हैं वो क्या होती है, अप्रॉक्स होती है बेटा 500 ml, ठीक है। एक हेल्दी मैन में इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा, 6000 से 8000 ml हो जाएगा पर मिनट। अब ये कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है 12 से 16 टाइम होता है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। कर लोगे ना यार, ऐसे कर लोगे ना इसको, ऐसे 12 टाइम अगर हम लोग 12 से कंसीडर कैलकुलेट करेंगे, 12 टाइम अगर ब्रीदिंग हमारी है, ठीक है, एक बार में कितना जा रहा है, 500 ml जा रहा है, ठीक है, तो 12 × 60 बेटा, तो कितना हो जाएगा, 6000 ml हो जाएगा, 6000 ml हो गया। ये क्या हुआ, ml में हुआ, क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे ml की बात करी थी, ठीक है। इसी को अगर हम लोग लीटर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 6 लीटर हो जाएगा, ऐसे कर लेना आप, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग ब्रीदिंग टाइम बेटा 16 ले लिया, है ना, एक बार में 16 ब्रीद ले लिया और हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अप्रोक्सीमेट बेटा कितना आ जाएगा, ये 8000 ml आ जाएगा, ठीक है, 8000 ml आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम लोग लीटर में लिखेंगे तो 8 लीटर आ जाएगा, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना यार, समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, अभी हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम। अब हम पढ़ रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है आईआरवी होता है, ये क्या है, एडिशनल है यार। किसी चीज को अपन रिजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं, तो वो क्या है, एडिशनल है, ठीक है, एडिशनल होता है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्सफुली इंस्पायरेशन। अभी मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा हूं, अब मैंने क्या किया, ताकत लगा दिया, फोर्स लगा दिया, एनर्जी खर्च करी बेटा। नॉर्मल इंस्पायरेशन भी क्या है, देखो जो इंस्पायरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। अभी देखना, अभी अभी देखो, अभी नॉर्मल मैं हूँ, नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, फोर्सफुली किया, ये फोर्सफुली किया तो एयर क्या हुई बेटा, फोर्सफुली में एयर क्या हुई, हमारी बॉडी के अंदर आई। एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का, तो ये कितना होता है, 2500 से 3000 ml होता है, 2500 से 3000 ml होता है, ये एडिशनल वॉल्यूम होता है हमारे एयर का। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग ईआरवी बोलते हैं। ये एडिशनल वॉल्यूम होता है एयर का जो पर्सन एक्सपायर कर पाता है फोर्सफुली। अभी हम नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया। एडिशनल मसल्स ऑफ डायफ्राम और इंटरनल कॉस्टल मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटा फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है। इन सब से क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा रह जाना, जो बच गया, जो शेष बच गया, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन ए आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, फिर भी लंग्स के अंदर एयर रह गई, तो वो बेटा क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। और इसका जो इस वॉल्यूम का अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। कंफ्यूज मत होना बेटा, 1100 से 1200 ml जो होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, 1000 से 1100 ml क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो ऊपर बताए गए हैं, और इससे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव कर देते हैं वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी को जानते हैं हम लोग। जो रिस्पायरोमीटर की बात कर रहे थे, वो हम लोग बेटा इन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इन वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इस बात को याद रखना, जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग रिस्पायरोमीटर से मेजर नहीं करते हैं, हम लंग्स की कैपेसिटी को मेजर करते हैं। लंग्स की कैपेसिटी कैसे बनती है, जब हम लोग इन वॉल्यूम्स को एड ऑन कर देते हैं, अलग अलग तरह से एड ऑन करेंगे तो अलग अलग कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। ये जो यूज होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, डॉक्टर बेटा आपके लंग्स की क्षमता को जानना चाहेगा तो वो रिस्पायरोमीटर का यूज करेगा, और स्पायरोमीटर का या रिस्पायरोमीटर का यूज करके आपकी कैपेसिटी को पहचाना चाहेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिया, अब कैपेसिटी की बात करेगा। तो कैपेसिटी में क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, हमने क्या किया, सांस लिया, अभी नॉर्मल की बात कर रहे हैं, हमने एयर को बाहर कर दिया। अब इसके बाद हम कितना कर पाएंगे इंस्पायर, तो आपको पता है हम नॉर्मल में तो टाइडल वॉल्यूम तो करते ही करते हैं, इसके अलावा हम फोर्सफुली तो कर सकते हैं ना। हमने क्या किया, एयर में लंग्स के अंदर एयर लाने की कोशिश करी फोर्सफुली, तो ये क्या हुई, आईआरबी हुई। तो ये जो हमने किया, ये बेटा फोर्सफुली किया, ये क्या था, नॉर्मल था। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने बताया था 2500 से 3000 ml होता है, इसका 500 ml होता है, तो आप एड ऑन कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल सांस हमने ले ली, अब हम जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर पाएंगे, तो टाइडल वॉल्यूम तो करेंगे, टाइडल वॉल्यूम तो हम लोग करेंगे। ये क्या था बेटा, नॉर्मल कंडीशन में था, और हम लोग फोर्सफुली तो कर सकते हैं ना, फोर्सफुली करेंगे तो ईआरबी क्या था, फोर्सफुली था, तो इसको एड ऑन कर लूंगा। 1000 से 1100 ml इसका था, 500 ml इसका था, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स, ठीक है। रिमेन इन लंग्स की बात कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा ही आएगा, ठीक है। लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने सांस तो छोड़ दी बेटा, हमने
सांस छोड़ दी, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर लिया। इस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या होगा बेटा, इस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद क्या होगा उसके बारे में देखते हैं कि देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो इसमें क्या होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब हमारे लंग्स में क्या क्या बचा रह गया, रेजिडुअल वॉल्यूम तो कभी निकलता ही नहीं है हमारे लंग्स से, कितना भी हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर लेंगे तो 1100 से 1200 ml तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने ईआरबी भी तो नहीं निकाला, ईआरबी तो फोर्सफुली निकलता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन लंग्स, हमारे लंग्स में रह गया वो वॉल्यूम आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन मैंने कर लिया, हमने एयर को बाहर कर लिया। अब हमारे लंग्स में जो एयर बचा वो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम बचा, और क्या बचा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचा, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सफुली निकालते हैं, हमने नॉर्मल किया एक्सपायरेशन, फोर्सफुली नहीं किया है, तो ये दो चीजें बचेंगी ही बचेंगी। अब हम लोग बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। मैंने फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया, मैंने लंग्स से बाहर एयर कर दी, ये फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो गया। अब बेटा फोर्सफुली एक्सपायरेशन हो गया तो हमने क्या निकाला, ईआरबी को हमने क्या किया, निकाला, है ना, आउट किया, ईआरबी को हमने आउट किया, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरबी, ठीक है, ईआरबी होता है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जाए, वाइटल कैपेसिटी में द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ, हमने क्या किया, अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ब्रीथ, कितना ब्रीथ कर पाएगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन, फोर्सफुली एक्सपायरेशन से हमने बेटा ईआरबी निकाला था, तो इस ईआरबी को हम लोग भरपाई तो करेंगे ना, ईआरबी जो निकाला इसको भी तो अंदर लाना है यार। तो पहले नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी एयर गई थी एक्सपायरेशन के टाइम टर्टल वॉल्यूम, उसको हम क्या करेंगे, अंदर लाएंगे। उसके बाद जो बेटा हमने फोर्सफुली बाहर किया था ईआरबी, उसको भी अंदर लाएंगे, ठीक है, उसको भी क्या लाएंगे, अंदर लाएंगे। और हमने फोर्सफुली बाहर किया, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आईआरबी भी तो लाएंगे यार, ठीक है, आईआरबी भी लाएंगे, ठीक है, आईआरबी भी लाएंगे। तो ये चीजें होती है किसमें, वाइटल कैपेसिटी में, ठीक है। या फिर इसकी डिफिनेशन और ऐसे हो सकती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट, कितनी ब्रीथ आउट कर सकता है, आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, हमने फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया, तो हमने जो फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया तो हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी तो बाहर करेंगे, क्योंकि फोर्सफुली था, टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल कंडीशन में करते ही करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, ईआरबी को तो करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, इक्वेशन होती है, यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन में चेंजमेंट है, बाकी इक्वेशन जो दोनों की होती है वो सेम होती है। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करेंगे कि लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम आ जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग्स, जितना भी वॉल्यूम है एयर का वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाए, ठीक है, एंड ऑफ ए फोर्सफुली इंस्पायरेशन, फोर्सफुली इंस्पायरेशन तक हम हमारी बॉडी के अंदर जितना लंग्स आ जाए, ठीक है, मतलब एयर्स आ जाए उसको बोलते हैं। अब इसमें सारे सारे हम लोग आरबी, ईआरबी, टीबी, आईआरबी, ठीक है, इन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। या फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइटल कैपेसिटी को, रेजिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड कर लेंगे। वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोले थे, आरबी बोले थे। और जो वाइटल कैपेसिटी है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे कि जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी में क्या आ रहा है हमारा, ईआरबी आ रहा है, ईआरबी आ रहा है, और क्या आ रहा है, टीबी आ रहा है, और क्या आ रहा है, आईआरबी आ रहा है। आप इसको ऐसे सीक्वेंस से भी लिख सकते हो, टीबी आ रहा है, ईआरबी आ रहा है, और आईआरबी आ रहा है, और उसके साथ साथ हमने क्या किया, आरबी को ऐड कर लिया। तो ये हमारे लंग्स के अंदर बेटा इतना वॉल्यूम जो है वो एकोमोडेट होता है, इसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। चलिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है, वो कैसे हो रही है इसके बारे में देखते हैं। गैसेस का एक्सचेंज कराना है। एल्बोलाई जो होती हैं ये प्राइमरी साइट होती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्बोलाई जो है प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये क्या है, रिस्पिरेटरी पार्ट है, इसी को हम लोग एक्सचेंज पार्ट बोल रहे थे। कंडक्टिंग पार्ट बेटा अलग था, उसका अलग फंक्शन था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 और CO2 होता है। एक्सचेंज इन दीज साइड्स, ठीक है, यहीं पे एल्बोलाई पे होता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होगा। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, गैसेस कितनी सॉल्युबल है
उस पर डिपेंड करेगा। और जो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बताया था, जब इस मस इपिथेलियम पे बताया था कि यार सिंपल लेयर होगी, एक लेयर होगी तो आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा, अगर हम लोग मल्टीपल लेयर बना देंगे तो गैसेस एक्सचेंज में थोड़ा टाइम होगा। तो यहाँ पे इस वजह से बोलते हैं थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ठीक है, एक चीज यार याद रखना, जैसे हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, ये क्या है, इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है, बट फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। चलो, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट मीन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि सपोज एक बीकर है, एक ग्लास है, इसमें O2 भी है और CO2 भी है। अब इस मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस में O2 और CO2 दोनों हैं। अब मैं पूछूंगा आपसे, अब मैं अगर पूछूं कि ये बताओ CO2 का पर्टिकुलर प्रेशर कितना CO2 लगा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है कि कौन सी गैस कितना प्रेशर लगा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट होता है PO2 से। पार्शियल प्रेशर को अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो PO2 से, और अगर हम लोग CO2 की बात करेंगे तो PCO2 से। ठीक है, ये क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर होता है। फॉर ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2। पार्शियल प्रेशर जो होता है टू गैसेस का इन एटमॉस्फेयर, एयर एंड द टू साइड ऑफ द डिफ्यूजन, आपको टेबल में बताएगी, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो, ये आपको बेटा बताया गया है यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, ये जो पार्शियल प्रेशर होता है mmHg में होता है, mmHg पार्शियल प्रेशर की यूनिट्स होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। अब आपको मैंने बताया था ये जो रिस्पायरेटरी गैसेस है हमारी, रिस्पायरेटरी गैसेस हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या हुई, ऑक्सीजन होगी, ये क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाएंगी इसके बारे में पूछते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है 159 mmHg होती है, इसके सब के आगे mmHg लगा देना, और जो CO2 होती है 0.3 mmHg होती है, 0.3 mmHg होती है। ठीक है, 0.3 mmHg होती है। अब आप देखो हमारे जो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, 159 mmHg है, जबकि हमारे टिश्यू में बेटा कितनी है, कम है। हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ गैसेस मूव करेंगे कि नहीं, तो ऑक्सीजन जो है बेटा वो इधर से इधर की तरफ मूव करेगी। O2 जो है, O2 के मूव करने वाला जो एरो बनाएंगे अपन, O2 के मूव करने वाला जो एरो बनाएंगे वो इधर से इधर बनाएंगे, O2 से मूव करने वाला एरो इधर से इधर बनेगा। ठीक है, जबकि CO2 से मूव करने वाला एरो जो होगा वो इधर से इधर बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये क्या है, CO2 का। अब देखो टिश्यू में CO2 कितनी है, 45 mmHg है, और एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा, 0.3 mmHg है। तो CO2 क्या है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, सॉरी एटमॉस्फेयर में कम है, हमारे टिश्यू में ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ से इधर एयर चली जाएगी। इधर वाला जो मैं एरो बताया है ये क्या है बेटा, इंस्पायरेशन का है, इंस्पायरेशन का है, इंस्पायरेशन का। ये वाला जो है एक्सपायरेशन का है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे, देखो एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है, एल्वोलाई में, एटमॉस्फेयर के बाद हमारा एल्वोलाई पार्ट किसका, लंग्स का, तो यहाँ पे 104 mmHg, तो आसानी से एयर यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अब हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एयर कितनी है, 40 mmHg है, तो 104 से बेटा 40 कम है तो एयर इधर आ जाएगी। अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, एयर हमारी कितनी है, 95 है, और एल्वोलाई में हमारी कितनी 104, तो एयर इधर से इधर आ जाएगी। और टिश्यू में हमारे कम है, तो देख लो यहाँ पे 104 से अगर हम लोग बात करेंगे तो आसानी से एयर यहाँ पे आ जाएगी। अब टिश्यू में कैटाबोलिक रिएक्शन हुआ तो CO2 जो है बेटा 45 mmHg हो गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना हो गया, 40 हो गया, तो 45 से 40 का कम है, तो 45 से 40 बेटा एयर इधर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 45 है, 45 mmHg, इससे कंपेयर करेंगे तो 0.3 mmHg आसानी से कम हो जाएगा, मतलब आ जाएगी। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू के बाद क्या आ जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है, 45 mmHg है, तो 45 mmHg ये क्या है, 0.3 mmHg से ज्यादा है। ठीक है, और जो एल्वोलाई होती है यहाँ पे एयर कितनी होती है, 40 mmHg होती है, तो 40 mmHg से आसानी से एयर 0.3 जो mmHg है
वहाँ पे एयर चली जाएगी और हम लोग एक्सपायरेशन कर पाएंगे। ये टेबल से बेटा क्वेश्चन आते हैं, इस टेबल की लेबलिंग करा लेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको पार्शियल प्रेशर सबके याद होने चाहिए। चलिए, ये सब आपको डायग्राम बताया गया है। इंस्पायरेशन करेंगे हम लोग, ये एक्सपायरेशन करेंगे। इंस्पायरेशन में एरो अंदर की तरफ है, एक्सपायरेशन में एरो बाहर की तरफ है, मतलब एयर बाहर की तरफ जा रही है। एल्बुलर एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्बुलाई में कितना था, 104 mmHg था, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg था। CO2 को बाहर की तरफ एरो दिखा रहे हैं, O2 को अंदर की तरफ, O2 अंदर की तरफ, CO2 बाहर की तरफ। ये क्या है, हमारा एल्बुलस है, मतलब एक की बात कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी एल्बुलाई की बात नहीं कर रहा है, बंच ऑफ एल्बुलस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक एल्बुलस लिया है, एक एल्बुलाई लिया है, उसको हम लोग क्या बोल दिया, एल्बुलस बोल दिया। अब ये क्या है, पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी आप जानते हैं, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन जो होती है, ये है तो वेन बट एक्सेप्शन होता है यार, एक्सेप्शन की वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लंग्स में आता है, लंग्स सॉरी हार्ट में आता है, हार्ट के चैम्बर में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, ठीक है। राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप चैम्बर के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रिया होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाता है, हमारा ऑर्टा के थ्रू जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग सिस्टमेटिक आर्टरी बोलते हैं, सॉरी सिस्टमिक आर्टरी बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के सिस्टम में ब्लड को ले जा रही है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होता है, सिस्टमेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होता है वो 95 mmHg होता है, मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 95 mmHg होता है, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 40 mmHg होता है। अब यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी बेटा, टिश्यू में जाएगी, और टिश्यू से बनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में जाएगी। ब्लड में यहाँ पे जो नीला नीला दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है, सिस्टमिक वेन है। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। सभी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी बेटा डीऑक्सीजनेटेड की तरफ पार्टिसिपेट कर रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है बेटा पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स में ब्लड को ले जाती है, सॉरी 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 राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लंग्स में ब्लड ले जाती है, ठीक है। जबकि पल्मोनरी वेन लंग्स से निकलती है और हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में ब्लड को लाती है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब ये क्या, कैरी ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 40 mmHg होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है 45 mmHg होता है। ये आपको बेटा डायग्राम पता होना चाहिए, कभी लेबलिंग करा सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, एक ग्रेडियंट इज प्रेशर CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको एरो करके भी बताया था, फ्रॉम टिश्यू से ब्लड एंड ब्लड टू एल्बुलाई, ये CO2 के लिए होता है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है 20 से 25 टाइम हायर होती है देन O2, O2 से 20 से 25 टाइम सॉल्युबल होती है CO2, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन बी डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन per unit difference in the partial pressure is much higher compared to O2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है उस CO2 ज़्यादा डिफ्यूज कर पाएगी क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी डिपेंड, मतलब डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे CO2 की ज़्यादा है तो ज़्यादा वो डिफ्यूज कर पाएगी, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, 3 मेजर लेयर से बनी हुई होती है। उन 3 मेजर का लेयर का नाम है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्बोलाई, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्बोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ द एल्बुलर कैपिलरी, है ना, एल्बुलर कैपिलरी। ये क्या है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, राउंड सा स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, एल्बुलस है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो मैंने बनाया है ब्लू कलर से, ये क्या है, एंडोथेलियम है ब्लड की कैपिलरी से। कैपिलरी के ही द्वारा क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है क्योंकि वहाँ पे सिंपल एक लेयर पाई जाती है एंडोथेलियम, सिंगल लेयर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, बेसमेंट सबस्टेंस होता है बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में बेसमेंट सबस्टेंस भरा रहता है, यहाँ पे बेसमेंट सबस्टेंस भरा रहेगा, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस होती है, टोटल थिकनेस कितनी होती है, वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर होती है, मतलब 1 से कम होती है। 0.2 एक्चुअल की बात करेगा तो 0.2 mm थिक होती है, ठीक है, लेस देन 1
बोला गया है। तो देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द O2 फ्रॉम द एल्वोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वोलाई। ठीक है, ऐसे होता है बेटा हमारा ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये बेसमेंट सब्सटेंस की बात कर रहा है, एयर अंदर बाहर जा रही है यहाँ पे। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करेगा कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड ही बेटा मीडियम है हमारी बॉडी में, मेन जो होता है ब्लड होता है। ठीक है, O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का मेन मीडियम होता है। 97% जो O2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाई आरबीसी। आरबीसी के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो 97% है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है अबाउट 97% जो O2 होती है वो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रही है, वो आरबीसी के द्वारा हो रही है ब्लड में। ठीक है, रिमेनिंग जो 3% होता है, 3% 97 में बेटा 3 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। कोई भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में निकालते हैं। तो 3% जो बची ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट हो रही है डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में। ठीक है, डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसफर हो रही है थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, नियरली 20 से 25% जो CO2 होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, आरबीसी की फॉर्म में। आरबीसी से जब हमारा CO2 जुड़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन से जब हमारा CO2 जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन से उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही है, डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में 3% ट्रांसफर हो रही है। अब आरबीसी के फॉर्म में जो CO2 ट्रांसफर हो रही है 20 से 25% ट्रांसफर हो रही है, 20 से 25% जो CO2 ट्रांसफर हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 से 25% ट्रांसफर हो रही है। डिजॉल्व जो होती है बेटा CO2 वो 7% प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जबकि 70% जो होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो CO2 ट्रांसफर होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। बाइकार्बोनेट का फार्मूला HCO3- होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रही थी ऑक्सो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो रही है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, 3% जो ऑक्सीजन थी वो डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में थी और 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में थी, डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में थी। 20 से 25% जो CO2 थी वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही थी। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो हीमोग्लोबिन होता है एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है, जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इस लाइन को याद रखना कि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है। कैसा है, रेड कलर का है। कैसा है, आयरन कंटेनिंग है। O2 जब इसे बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन से तो क्या बनेगा, O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है रिवर्सिबल मैनर पे, मतलब रिवर्सिबल का साइन ये पढ़ते हैं ना आप केमिस्ट्री में, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक डायरेक्शन में हो इनरिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शन में हो इसको रिवर्सिबल। ठीक है, तो जो O2 बाइंड करती है वो इस फॉर्म में बाइंड करती है और क्या फॉर्म करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। एक हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, जैसे सपोज ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो इसके पास क्या होगा बेटा, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह होंगी, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह होंगी। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हमने क्या बनाया, हीमोग्लोबिन बनाया, हीमोग्लोबिन बनाया। ठीक है, तो ये होता है, एक 4 को बाइंड कर पाता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर पाएगा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो बेटा बाइंडिंग ज्यादा होगी। पार्शियल प्रेशर की टेबल हमने बताई थी आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे भी डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन पे भी डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कुछ अदर फैक्टर होते हैं जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं इसकी बाइंडिंग को। एक सिग्मॉइड कर्व आता है, ये जो कर्व है ये बेटा क्या है, सिग्मॉइड कर्व होता है। ये सिग्मॉइड कर्व जो है, एस शेप का कर्व बोलते हैं इसको हम लोग, सिग्मॉइड कर्व। ये ऑब्टेन होता है व्हेन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर, जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन के बीच जब ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो सिग्मॉइड कर्व आता है। ठीक है ना, दिस कर्व जो होता है, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएट का मतलब होता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगी तो ये कर्व बेटा आएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, सिग्मॉइड होता है। ये हाईली यूजफुल होता है स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक PCO2 HN कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। ये बेटा जो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ में, ये कहाँ पे होता है, एल्बोलाई में होता है, ठीक है, क्योंकि एल्बोलाई में एसोसिएशन होता है। इन एल्बोलाई वेयर हाई क्या होता है, PO2 होता है। एल्बोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना था ऑक्सीजन का, 104 था, ठीक है। लो क्या होता है, PCO2 होता है। लेस HN की कंसंट्रेशन होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब ये सारी के सारी टेम्परेचर चीज ये कम होगी फैक्टर्स, हाई क्या होगा, PO2 होगा, लो PCO2 होगा, लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, हाई pH होगा, लो HN की कंसंट्रेशन होगी, तब क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी। जो फैक्टर होते हैं ये फेरेबल फैक्टर्स होते हैं, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर जो है हमारी बॉडी के अंदर, फैक्टर कोई भी हो यार, चाहे ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो डिसोसिएशन हो, दोनों के दोनों क्या करेंगे उसमें अवेरी करेंगे। अब फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। वेयर इन टिश्यू लो PO2 अगर टिश्यू में क्या होता है, लो PO2 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, PCO2 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, PCO2 हो जाएगा, हाई HN की कंसंट्रेशन हो जाएगी और हायर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर पाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा अभी लिख के, ठीक है। द कंडीशन क्या होती है, फेरेबल होती है डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एसोसिएशन कहाँ पे होता है, एल्बोलाई में होता है। डिसोसिएशन कहाँ पे होता है, टिश्यू में होता है, तो इस बात को याद रखना। फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन से इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 gets bonded hemoglobin in lung surface and get dissociates in the tissue। ऑक्सीजन जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से बेटा एल्बोलाई में बाइंड करती है, लंग्स की सरफेस में बाइंड करती है, डिसोसिएट कहाँ पे हो जाती है, वो टिश्यू की साइड में डिसोसिएट्स हो जाती है। यूरी 100 ml, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजन होती है, वो यूरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे यूरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है कि कितने ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, तो बेटा वो क्या होता है, 5 ml होता है, जो कि कहाँ देता है, टिश्यू को देता है, टिश्यू को देता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू में ले जाता है। टोटल की बात करेगा तो बेटा कितना होता है, टोटल जो होता है वो अप्रॉक्स 20 ml होता है, जो कि 5 ml टिश्यू को देता है और 15 ml बेटा अलग पड़ा रहता है। वो स्ट्रेस एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं, फोर्सफुली काम करेंगे तब वो यूज हो जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पे 5 ml की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन का एसोसिएशन, ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन होता है, ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन होता है ये कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन का जो एसोसिएशन होता है ये एल्बोलाई में होता है। ऑक्सीजन का एसोसिएशन जो होता है ये एल्बोलाई में होता है। अब ऑक्सीजन का एसोसिएशन कराना है तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो क्या होना चाहिए बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए, ठीक है। पीएच जो होना चाहिए ये हाई होना चाहिए, ठीक है। पीएच क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच आयन के। जहाँ पे एच आयन ज्यादा वहाँ पे पीएच कम, और एच आयन ज्यादा तो बेटा ब्लड का जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर पीएच ज्यादा है तो ब्लड का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हाई होना चाहिए। अब लो कौन कौन से होने चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। एच आयन की कंसंट्रेशन जो है ये भी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जब
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, पीएच हाई है, तो आसानी से ऑक्सीजन का एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ में एल्बोलाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, और इस हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो गया, ये एल्बोलाई में हो रहा है इसका एसोसिएशन। अब इसका जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, हाँ ये एल्बोलाई में हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन का एसोसिएशन कहाँ पे बोला, एल्बोलाई में। अगर यहीं पे हम लगे हाथों किसका बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, वो कहाँ पे होता है बेटा, वो होता है कहाँ पे, टिश्यू में। क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम कहाँ पे CO2 बनती है, हमारे टिश्यू में बनती है। तो इसके लिए फैक्टर क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर क्या होगा, हाई होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होना चाहिए। H आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है ये भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, और पीएच जो है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन आसानी से टिश्यू में हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एसोसिएशन एल्बोलाई में हो रहा है, जब ये चीजें होंगी, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन टिश्यू में हो रहा है, जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा बेटा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, टिश्यू में होता है। और इस बात को याद रखना, टिश्यू में होता है। उसके लिए फैक्टर क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। और H आयन की कंसंट्रेशन ये भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है ये भी ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाता है टिश्यू में। ठीक है, ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन हो गया वो टिश्यू में हो गया, और एसोसिएशन जो होता है वो एल्बोलाई में होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ होता है, डिसोसिएशन, इसका जो डिसोसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है, एल्बोलाई में होता है। इस बात को याद रखना, ये कहाँ होगा, एल्बोलाई में होगा, एल्बोलाई में होगा। तो उसके लिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो O2 होगा वो हाई होगा, पीएच क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो लो होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई हो जाएगा, पीएच हाई हो जाएगा, टेम्परेचर ये हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इसकी, हाँ, और H आयन की कंसंट्रेशन जो होगी, H आयन की कंसंट्रेशन ये भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है यार, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन का एसोसिएशन एल्बोलाई में हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन का एसोसिएशन जो हो रहा है वो एल्बोलाई में हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, क्योंकि टिश्यू में कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हाँ,
ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है। जहां पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे एसोसिएशन होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा था, एल्बोलाई में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, एसोसिएशन हो जाए। दोनों आप दोनों अपोजिट होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया है। ऑक्सीजन के डिसोसिएशन कर्व जो बताए गए हैं वो कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है, इस बात को आप याद रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, CO2 जो होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा ली जाती है किस फॉर्म में, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कितनी होती है, 20 से 25% होती है। बाइंडिंग रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर, मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे, PO2 पे होती है मेजर फैक्टर इसके। ठीक है, PO2 इज मेजर फैक्टर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो बेटा हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया। व्हेन PO2 इज हाई, PO2 हाई होगी, PCO2 इज हाई और PO2 इज लो। ठीक है, जो कि आपको मैंने अभी ये सब बताया सारे के सारे, ये सारे के सारे फैक्टर मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाएगा इन टिश्यू में, तो क्या हो जाएगा, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर, तो ज्यादा बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की होगी किसमें, टिश्यू में, हीमोग्लोबिन के साथ में, और कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो जाएगा एल्बोलाई में, तो एल्बोलाई में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, जो आपको मैंने बता दिया है। फ्रॉम कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। ठीक है, मतलब कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। CO which is bound hemoglobin from the tissue delivered to the alveoli। ठीक है जी। RBC contain very high concentration of the enzyme। ये क्वेश्चन आता है कि RBC में किस कंसंट्रेशन एंजाइम की हाई होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा एंजाइम होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। इसकी हाई कंसंट्रेशन RBC में पाई जाती है, बट माइन्यूट कंसंट्रेशन जो होती है, माइन्यूट क्वांटिटी जो होती है, वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। हाई किस में पाई जाएगी, आरबीसी में। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एंजाइम जो होते हैं, मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स में जो एंजाइम होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वहां पे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा था, तो यहाँ पे भी बढ़ेगा। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ डायरेक्शन। ये जो है बेटा, ये जो है, ये एल्बोलाई की साइड है, एल्बोलाई की साइड है, और ये वाला जो साइड है ये कहाँ पे है, टिश्यू की साइड है। ये क्या है, टिश्यू की साइड है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये CO2 और H CO2 और वाटर के साथ जुड़ता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है बेटा वीक एसिड होता है। वीक एसिड मतलब जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए। बाइकार्बोनिक कार्बोनिक एसिड जो होता है किसमें किसमें टूटता है, बाइकार्बोनेट में। HCO3 क्या होता है, HCO3 माइनस क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है। और क्या होता है, H आयन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने थे, H2 थे ना, यहाँ पे एक H है बाइकार्बोनेट में, तो एक बचा जो क्या हो गया, निकल गया, H आयन हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से बोलते हैं कि टिश्यू साइड में क्या होता है, H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो पाएगा। ठीक है, H आयन जो होता है एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड को एसिडिक कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग इधर की ये वाली रिएक्शन इधर की बात ऐसे कर रहे हैं, ये वाली रिएक्शन ऐसे कर रहे हैं, अगर हम लोग इधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे एल्बोलाई से टिश्यू की तरफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा टिश्यू में। डिसोसिएशन की बात करेंगे तो एल्बोलाई में उसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। एट द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 हाई। टिश्यू साइड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म मैंने बताया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है, हमारे और प्रोडक्ट निकलते हैं। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो CO2 और वाटर बनते हैं। CO2 डिफ्यूज ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, आरबीसी और प्लाज्मा में। ठीक है, दो फॉर्म में हो रही थी। ठीक है, देखो आरबीसी में हो रही थी, प्लाज्मा में हो रही थी, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रही थी। जबकि ऑक्सीजन सिर्फ दो फॉर्म में हो रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में। जबकि CO2 जो हो रही तीन फॉर्म में डिलीवर हो रही, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और डिजॉल्व प्लाज्मा के फॉर्म में, और फॉर्म करती है बाइकार्बोनेट और H आयन। एल्बुलर साइड में जबकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। रिएक्शन प्रोसीड टू द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन क्या होता है, CO2 और उसका होता है, ये एल्बुलाई की साइड है, ये क्या है,
CO2 और वाटर जो देखने को मिलेगा एल्वेओलाई के साइड में देखने को मिलेगा आपको। CO2 ट्रैप होती है, CO2 ट्रैप इन द बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल, टिश्यू के साइड में क्या होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, ट्रांसपोर्ट होती है टू एल्वेओलाई, एल्वेओलाई के फॉर्म में भेजी जाती है और रिलीज हो जाती है CO2, ठीक है। अब यहाँ पे यूरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने ml को CO2 को डिलीवर करता है, तो 4 ml CO2 को डिलीवर करता है। यूरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml CO2 को डिलीवर करता है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब ये जो CO2 100 ml CO2 डिलीवर हो रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 4 ml CO2 को डिलीवर कर रहा है किसमें, एल्वेओलाई में, इस बात को याद रखना। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यूरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अप्रोक्सीमेट 4 ml CO2 को डिलीवर करता है कहाँ पे, एल्वेओलाई में, क्योंकि एल्वेओलाई से ही तो बेटा CO2 बाहर जाएगी। और यूरी 100 ml जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को कितना, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को, क्योंकि टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बॉडी से बाहर करना है यार, ठीक है। चलो, रेगुलेशन ऑफ द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। ह्यूमन के अंदर एबिलिटी होती है, ह्यूमन के अंदर सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने का, मॉडरेट करने का रिस्पायरेटरी रिदम, ठीक है। रिस्पायरेटरी रिदम जैसे हमारी बॉडी की डिमांड होगी उसी तरह क्या होगा, हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकें, ठीक है, बॉडी के टिश्यू की। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है इसी को हम लोग न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, इसके द्वारा क्या होती है एबिलिटी होती है मेंटेन कर पाने की। एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जो कि मेडुला रीजन पे होता है, ब्रेन का मेडुला क्या होता है पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, क्या बेटा, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। रिदम का मतलब जानते हो आप, रिदम का मतलब क्या होता है बेटा, रिदम का मतलब होता है किसी चीज को बेटा एक पर्टिकुलर पेस में चलाना, ठीक है, रिदम सेंटर। ये जो होता है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, मेडुला में पाया जा रहा है, मेडुला, इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये क्या है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और सेंटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन पे, ब्रेन के पॉन्स रीजन पे प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। पी से बेटा पॉन्स, पी से नीमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, नीमोटैक्सिक सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर, ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है पॉन्स में, पॉन्स में प्रेजेंट होता है, इस बात को याद रखना, भूलना नहीं। जो कि नीमोटैक्सिक सेंटर होता है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RRC, ठीक है। ये जो बेटा पॉन्स है, पॉन्स मतलब क्या है, पॉन्स मतलब बेटा पापा, घर में बेटा पापा होते हैं ना, ये क्या है, पापा है, पापा घर में बेटा सभी के फंक्शन को रेगुलेट कर लेते हैं, सभी पे अपना हक चला लेते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या है, ये पॉन्स मतलब पापा, तो ये क्या करेगा बेटा, इसको क्या करेगा, रेगुलेट कर लेगा, रेगुलेट कर लेगा, ठीक है, रेगुलेट कर लेगा। हाँ आगे देखते हैं। हाँ, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, पॉन्स रीजन क्या करता है, न्यूरल सिग्नल भेजेगा जिसकी वजह से कर देगा रिड्यूस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देगा। 12 से 16 टाइम हम लोग सांस ले रहे थे, उसकी ड्यूरेशन को कम कर देगा। अगर ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो बेटा जल्दी जल्दी चीजें होंगी ना यार, सांस हम लोग जल्दी जल्दी लेंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्पायरेटरी रेट जो होता है वो अल्टर हो जाता है। एक सेंटर होता है कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि सिचुएटेड होता है रिदम सेंटर के बगल में, ठीक है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है बेटा CO2 के लिए और H आयन के लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होता है। जैसे ही हमारे ब्लड में CO2 और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, कहेगा भाई हमारी बॉडी में CO2 आ गया, H आयन आ गया, जो कि दोनों हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ज्यादा मात्रा में अगर CO2 प्रेजेंट हो जाएगा, H आयन प्रेजेंट हो जाएगा तो हार्मफुल हो जाएंगी चीजें, इस वजह से इसको बाहर करो। तो कीमोसेंसिटिव एरिया बेटा CO2 और H आयन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीजन का रोल बेटा इस न्यूरल सिस्टम के रेगुलेशन में नहीं होता है, ठीक है। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस
एक्टिवेट दिस सेंटर, जैसे ही हमारी बॉडी में से ये बढ़ेंगे तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और ये सिग्नल किसको भेजेगा, रिदम सेंटर को भेजेगा। कीमोसेंसिटिव जो एरिया होता है, कीमोसेंसिटिव जो एरिया होता है वो सिग्नल किसको भेजता है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजता है। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिस्पिरेटरी प्रोसेस में, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है इसको इलिमिनेट किया जा सके, बाहर किया जा सके। ठीक है, रिसेप्टर्स जो होते हैं एसोसिएट विथ ऑर्टिक आर्च, ऑर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए होते हैं, ये रेगुलेट कर लेते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कुछ भी चेंजेज होंगे CO2 में और H आयन में की कंसंट्रेशन में। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेज हुए CO2 और H आयन की कंसंट्रेशन में, तो रिसेप्टर जो कैरोटिड आर्टरी और ऑर्टिक आर्च से एसोसिएट होते हैं इसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं और एक सिग्नल भेजेंगे किसको, रिदम सेंटर को। कीमोसेंसिटिव एरिया और ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये दोनों के दोनों सिग्नल्स भेजते हैं किसको बेटा, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ठीक है, फॉर रिमेडियल एक्शन, रिमेडियल एक्शन का मतलब होता है उपचार, उपचार के लिए। ठीक है, द रोल ऑफ, इस वाली लाइन से क्वेश्चन आता है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम, रिस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब इसका महत्व नहीं है। इसको रेगुलेशन कभी होगा जब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ जाएगा और HN की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हमारी बॉडी में रेगुलेशन ये सेंटर नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब ये एक्टिवेट होगा जब हमारी बॉडी में हार्मफुल चीजें बढ़ जाएंगी, CO2 बढ़ जाएगा, HN बढ़ जाएगा। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर था मेडुला में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर था पॉन्स में। पॉन्स क्या था, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मेंटेन कर रहा था, उसके फंक्शन को रेगुलेट कर रहा था। P मतलब पापा, P मतलब पॉन्स। पापा जो होते हैं घर में बेटा सबकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर लेते हैं भाई, पापा के आते ही सारे लोग पढ़ाई करने लग जाते हैं, सारे शांति से बैठ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉन्स क्या करता है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कर लेता है। और क्या करता है पॉन्स, क्या करेगा, रेट ऑफ इंस्पायरेशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, रेट ऑफ इंस्पायरेशन को बढ़ा देगा, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से अल्टर कर देगा चीजों को, ये है ना, मतलब इंस्पायरेटरी सिस्टम को अल्टर कर देगा, उसके ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन कर लेगा, एक्सपायरेशन कर लेगा। जब हमारी बॉडी में क्या है CO2 बढ़ेगा, HN बढ़ेगा, तो हमको एक्सपायरेशन की जरूरत है ना यार, हमको एक्सपायर करके चीजें बाहर करनी है, तो जल्दी जल्दी क्या करेगा, चीजों को बेटा बाहर करेगा, है ना, तो ऐसे समझ जाना आप। हाँ, अब डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करते हैं कि क्या क्या इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। अस्थमा के बारे में आप जानते हैं, अस्थमा का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, इसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं। क्यों होता है, इसकी वजह से क्या होता है, वीजिंग साउंड होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है इसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना इसकी वजह से वीजिंग साउंड निकलता है, गड़गड़ाहट की आवाज निकलती है जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, एम्फाइसमा की बात करेंगे, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर एक साल में क्वेश्चन आता है। एम्फाइसमा का मतलब क्या है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब ऐसे डिसऑर्डर जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विच एल्वुलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है, एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिस्पिरेटरी सरफेस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाएगी क्योंकि एल्वुलाई बहुत सारी है यार, ठीक है, उसकी वॉल डैमेज हो जाएगी तो रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, है ना, एक्सचेंज वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। मेजर कॉज इसका क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग होता है। एम्फाइसमा कैसा होता है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है, क्रॉनिक बीमारी है। अस्थमा क्या है, यहाँ पे डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, वीजिंग साउंड होती है। आप वीजिंग साउंड को देखना, जहाँ पे वीजिंग साउंड दिखे आप अस्थमा को टिक कर देना। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करेंगे। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बेटा व्यवसाय, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय। अगर सपोज हम ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे पत्थर तोड़े जा रहे हैं, कोल माइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोयले की खदानों में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से बेटा कुछ ना कुछ कोल माइंस में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होंगे, कोयले के छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे। पत्थर की इंडस्ट्री में क्या होंगे, सिलिका के टुकड़े आएंगे छोटे छोटे। ठीक है, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इन इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ द स्टोन, पत्थर तोड़ने वाली जगह पे बहुत सारी डस्ट होती है, डस्ट में क्या होते हैं बेटा, सिलिका होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं,
बहुत सारी सिलिका प्रोड्यूस होती है, डस्ट प्रोड्यूस होगी और हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगी। हमारी बॉडी क्या होती है, पूरी तरह से इससे अपना बचाव नहीं कर पाती है, पूरी तरह से बेटा क्या कर पाएगी, डिफेंस मैकेनिज्म इन अवर बॉडी नॉट फुली कोप अप, है ना, पूरी तरह से बचा नहीं पाता है विद दिस सिचुएशन। लंबे समय तक अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। फाइब्रोसिस का मतलब होता है पॉलीफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, है ना, पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। हमारे लंग्स के अंदर क्या आएंगे, फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे और फाइब्रस जहाँ पे आ जाएगा, फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे, वहाँ पे बेटा हार्डनेस आ जाएगी। लंग्स का भी नॉर्मली काम क्या है, वो एक्सपेंड कर पा रहे हैं, जब यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ जाएगी तो बेटा इसकी एक्सपेंशन की कैपेसिटी, है ना, मतलब वो फूलने सिकुड़ने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का बेटा कमी हो जाएगी, हाफन आ जाएगी अपन को, है ना, थोड़ा चलेंगे और हाफने लगेंगे कि भाई थकान लग गई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है भाई, हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स सच इंडस्ट्री शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क, ऐसे वर्कर जो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। अगर फिर भी प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है तो उस इंडस्ट्री को बेटा छोड़ देना चाहिए, है ना, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के बेटा कुछ नहीं है ना। आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, अगर आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो बेटा आप अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर लाइफ नॉर्मल तरीके से सर्वाइव नहीं हो पाए तो बेटा जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियों से आप ग्रसित है, बहुत ज्यादा बीमारियां हो गई हैं आपको, है ना, हर चीज की आप दवा खा रहे हैं, तो इसका मतलब यार नॉर्मल लाइफ आपकी नहीं चल रही है, ठीक है। नॉर्मल लाइफ को चलाने के लिए आपको हेल्दी रहना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और कुछ गलत एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हैम्पर हो, बॉडी की हेल्थ हैम्पर हो, हमारा मेंटल पीस हैम्पर हो, ये सब ना हो, ठीक है। आई होप बेटा ये समझ आया होगा। ये हमारा चैप्टर जो था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेटा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्रोसेस में डैश दिया गया है, हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइड टू द सेल। कंटिन्यूसली सेल को क्या प्रोवाइड की जाती है बेटा, आपको पता है, सेल की एक्टिविटी को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। एंड प्रोड्यूस बाय द सेल, सेल से क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है जो कि रिलीज आउट करना होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो आप इसको सही कर देंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे, विच गैस इज यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज की जाती है। इनडायरेक्टली, बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया गया है, आपको मैंने NCERT में भी पढ़ा है, इनडायरेक्टली लिखा गया है। क्वेश्चन में अगर कहीं डायरेक्टली दे देगा तो बेटा गलत हो जाएगा, सेंटेंस को सही से पढ़ना होता है अपन को, ठीक है। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। मैंने आपको बोला था बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ब्रेकडाउन होता है, इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है चीजों का। जो रिस्पायरेशन होता है लार्जली क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन में लार्जली कैटाबॉलिक प्रोसेस है, चीजों को अपन तोड़ेंगे, है ना। ये वैसे बोलते हैं कि ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है ना कहीं सिंथेटिक चीजें भी चलती रहती है, सिंथेसिस भी होती है, कुछ प्रोटीन्स के सिंथेसिस होती रहती है, बट लार्जली की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, तो कैटाबॉलिक होता। अगर यहाँ पे बोलता रिस्पायरेशन इज, तो हम लोग बोलते हैं एम्फीबॉलिक। यहाँ पे लार्जली बोल दिया गया, मतलब ज्यादा मात्रा में क्या है, वो कैटाबॉलिक है, ठीक है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन टेक प्लेस, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बेटा मॉइस्ट स्किन के द्वारा होता है, जो कि हमारा फ्रॉग करता है, ठीक है। एमंग वर्टिब्रेट फिशेस, इसमें फिशेस में क्या होते हैं बेटा, ये सब इसमें लंग्स यूज करते हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। हाँ, एमंग वर्टिब्रेट फिशेस, हाँ फिशेस यूज बेटा, फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं यार, ठीक है। फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जबकि इसमें क्या होंगे, बर्ड्स और इसमें लंग्स होंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा में क्या होते हैं बेटा, ट्रैकियल ट्यूब थे, मैंने आपको बताया था। कॉकरोच में क्या था, ट्रैकियल ट्यूब थे। पल्मोनरी रिस्पायरेशन इज मोस्ट वेल डेवलप किसमें होता है बेटा, मैमल्स में, ठीक है, वेल डेवलप होता है। एनिमल एग्जिबिटिंग क्यूटेनियस रिस्पायरेशन यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल फॉर गैसेस एक्सचेंज, कौन सा बेटा है जो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है, जो अर्थवर्म होता है, एनालिस्ट का मेंबर है, मैंने बताया था मोस्ट क्यूटिकल, इसमें बेटा इसके द्वारा होता है। occurrence of the various respiratory organ in different animal due to their, मैंने आपको बताया था habitat और level of organization पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रह रहा है और उसमें level of organization कैसा है, इसकी वजह से क्या होते हैं, respiratory organ वेरी करते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। the process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग बोलते हैं। which gas is produced during the oxidation of the simple molecule
ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कौन सी गैस बनेगी बेटा, तो वहां पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस में कंप्लीट अगर ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का तो CO2 और वाटर बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, CO2 बनेगी। मोस्ट फिशेस एग्जिबिट द रिस्पायरेशन, मोस्ट फिशेस जो होती है बेटा गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है बेटा, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये बात सही है। ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्राइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बेटा कैसे हैं, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलते हैं स्पेशलाइज वस्कुलाइज जो स्ट्रक्चर थे इसको गिल्स बोलते हैं, यूज बाय द ऑल आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, नहीं बेटा ऑल आर्थ्रोपोड्स नहीं होते हैं यहाँ पे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं। और रीजन में क्या है, वस्कुलाइज बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको लंग्स बोलते हैं, यूज बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो एसर्शन क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया, और रीजन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसकी मैचिंग कर देंगे। अर्थवर्म में क्या होते हैं, अर्थवर्म में मोस्ट क्रिटिकल होता है, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं, कॉकरोच में क्या होते हैं, ट्रैकेल ट्यूब होता है, इसमें क्या होता है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में लंग्स होते हैं। तो अर्थवर्म फर्स्ट आ जाएगा इसका, तो फर्स्ट का ए आ जाएगा, सेकंड का बेटा बी आ जाएगा, फर्स्ट का ए सेकंड का बी, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सी का थर्ड का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, थर्ड का डी भी थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो आप इसको ऐसे ऐसे कर लेना। नेम ऑफ द कॉमन पैसेज फूड और एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है, फेरिंग्स होता है। ए थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द फूड इनटू लैरिंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इस बात को याद रखना। ट्रैकिया बाइफरकेट होती है राइट और लेफ्ट में, किसमें, राइट और लेफ्ट में क्या होगा बेटा, प्राइमरी किसमें होगा, हाँ देखो अगर यहाँ पे ऐसे बात करेगा, प्राइमरी ब्रोंकाई की बात कर रहा है, राइट और लेफ्ट है ना, दोनों की बात कर रहा है, तो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो रही है, तो प्राइमरी ब्रोंकाई हो जाएगी बेटा, है ना, राइट लेफ्ट। अगर सिर्फ बात करना एक की तरफ है ना, कि राइट में क्या डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे ब्रोंकाई ना करते हैं, ब्रोंक्यूल्स, हाँ ब्रोंक्यूल्स करते हैं अपन, है ना, ब्रोंकस जिसको बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है, वो करते हैं, ब्रोंकाई की बात करेगा यहाँ पे। सी शेप जो होती है कार्टिलेजिनस शेप, ये कहाँ पे पाई जाती है, रिंग सपोर्ट फॉर ऑल एक्सेप्ट द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में ये नहीं पाई जाती है सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। हेल्प इन साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जो होता है साउंड बॉक्स होता है बेटा, इस बात को याद रखना। द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन क्या होते हैं, फिल्टर वार्म एंड मोशन द एयर, ये बात सही है, एयर को फिल्टर करना, वार्म करना, मॉइस्ट करना। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू, नेजोफेरिंग्स जो होती है ये क्या होती है, नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू इनटू ए ट्रैकिया, ट्रैकिया को ओपन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस बोलते हैं, ट्रैकिया को ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस बोलते हैं। और गलत जो होता है बेटा ये फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ये क्या है, फूड पाइप की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, ये फूड पाइप की ओपनिंग होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एट विच लेवल वर्टिब्राई डिवाइड, फिफ्थ लेवल थोरेसिक वर्टिब्राई पे डिवाइड हो रही थी। अब इसमें पूछते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है पैसेज ऑफ एयर का, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इंटरनल एयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, तो इसका बेटा फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। नेम ऑफ द स्ट्रेट ट्यूब जो कि मिड थोरेसिक चैम्बर पे, मिड थोरेसिक कैविटी पे होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएट विद द कंडक्शन ऑफ एयर, ठीक है, कंडक्शन ऑफ एयर स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएट विद कंडीशनिंग ऑफ द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं यार, देखो कंडीशनिंग ऑफ द एयर, तो यहाँ पे क्या है, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, नेजल चैम्बर, तो यहाँ पे कंडीशनिंग की बात, एसोसिएट रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। इसमें बेटा थोड़ा मुझे सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, कुछ सेंटेंस में गड़बड़ी सी लग रही है। सो बेटा यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं एक बार फिर से, द स्ट्रक्चर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएट विद कंडीशनिंग ऑफ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे यार बेसिकली कंडीशनिंग ऑफ एयर की अगर उस सेंस में बात करें तो ये बात कर रहा है कि कंडक्टिंग जोन की, है ना, कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा है, यहाँ पे कंडीशनिंग लिखा है इससे कंफ्यूजन हो रहा है, कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा है। कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन जो होता है बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या होगा, हमारा नेजल चैम्बर हो जाएगा ना। रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स तो फिर कहाँ पे आएगा, जो रिस्पायरेशन जहाँ पे होगा, यहाँ पे बेसिकली कंडक्टिंग की बात कर रहा है तो नेजल चैम्बर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्रेकिया रिंग आर सपोर्ट बाई बोन, ये बात गलत है, बोन नहीं होती, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स होती है। ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सपेंडिंग विद थोरेसिक कैविटी, ये बात सही है, स्टेट में फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर इनटू एल्वुलर सेक, ये बात सही है। कंडक्टिंग जोन आल्सो क्लियर द फॉरेन पार्टिकल एंड द ह्यूमिडिफाइड एयर, बोथ सेक्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ठीक है। लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। ए का डी बेटा जिसमें दिया है, थर्ड ऑप्शन में दिया है, आप इसको सही कर लेना, बाकी आप ऑप्शन मैच कर लेना। लंग सिचुएटेड कहाँ पे होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ए मस्कुलर सेप्टम फाउंड ओनली द मैमल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द नीमोसाइट्स, नीमोसाइट्स जो होते हैं बेटा, ये सर्फेक्टेंट को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स की एल्वोलाई हो वो प्रोलैप्स ना हो। मेम्ब्रेन विच कवर द प्रोटेक्ट लंग्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। आउटर जो होती है, आउटर प्लूरा जो होती है किसके क्लोज में होती है, थोरेसिक लाइनिंग के क्लोज में होती है, जबकि इनर वाली लंग्स के कांटेक्ट में होती है। थोरेसिक केज जो होती है फॉर्म बाई, इन सब के द्वारा वर्टिब्रल कॉलम, डायफ्राम और रिब्स, इन सब के द्वारा बेटा थोरेसिक केज बनाया जाता है। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो हमारे कहाँ पे होती है, बैक साइड में होती है, डायफ्राम लोअर साइड में होता है, ठीक है, ये चीजें आपको पता है। हाँ, तो बेटा अपन ने क्वेश्चन कर लिए, इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन को पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने प्रॉपर तरीके से खत्म कर लिया है, आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिए, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।